जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान और कॉमर्स एंड कंपटीशन में। आपके माता पिता को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए दोस्तों, एक पेन और कॉपी उठाइए, अपने पेन से सुनहरे भविष्य को लिख डालिए। देखिए, आपका यानी चैप्टर है अपूर्ण प्रतियोगिता। इसमें यानी अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में हम आपको बताएंगे कि अपूर्ण प्रतियोगिता होता क्या है। देखिए, आपको यानी पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आपको यानी कुछ डिटेल नॉलेज भी चाहिए कि अपूर्ण प्रतियोगिता होता क्या है। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, यानी इसके पहले आपको हम बता चुके हैं, यानी परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार यानी मोनोपोलिस्टिक्स। यानी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक्स यानी इन दोनों बीच की चैनल यानी बीच का कंडीशन ही क्या कहलाता है, तो इम्परफेक्ट कहलाता है। यानी इम्परफेक्ट आपका बाजार कहलाता है। अर्थात यानी पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों की यानी बीच की कंडीशन को अपूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। यानी अपूर्ण प्रतियोगिता से आशय ऐसे प्रतियोगिता से है जिसका यानी प्रतियोगिता का सीमांत अर्थात न प्रतियोगिता का अभाव हो और न ही प्रतियोगिता पूर्ण हुआ हो, उसे ही क्या बोलते हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं। यानी अपूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जबकि एक विक्रेता अपनी वस्तु के लिए क्या गिरती हुई मांग रेखा का सामना करता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तो पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं। यानी स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं ये कह सकते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब एक व्यक्ति फर्म की वस्तु की मांग या तो पूर्णतया लोचदार होती है या न ही पूर्णतया बेलोचदार होती है। तो बीच का कंडीशन ही कहलाता है दोस्तों, तो क्या कहलाता है, तो आपका यानी अपूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। तो इसका विशेषता क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी केवल हम आपको पॉइंट बताएंगे, यानी विशेषता होता क्या है इसका। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पहला विशेषता है कि अल्प संख्या में विक्रेता होता है। यानी 60 यानी सेलर होते हैं इसमें, यानी अल्प संख्या में क्या होता है, विक्रेता होता है। वहीं पर यानी एकाधिकार में यानी एक विक्रेता होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में अधिक विक्रेता होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कम विक्रेता होता है। फिर से इसमें वस्तुओं के गुण में अंतर पाया जाता है, यानी वस्तु विभेद पाया जाता है। और उसमें क्या, तो उसमें यानी पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर नहीं पाया जाता है। तीसरा यानी इसका विज्ञापन यानी होना जरूरी होता है, यानी एडवर्टाइजमेंट। चौथा, इसमें मूल्यों में अंतर पाया जाता है, यानी इसमें वस्तु के मूल्य यानी बढ़ा कर ले सकते हैं, घटा कर ले सकते हैं। उसके बाद से पांचवा यानी उपभोक्ता की यानी अज्ञानता होती है, यानी पूर्ण रूप से वो बाजार का ज्ञान उसको नहीं होता है, यानी पूर्ण रूप से यानी उसको ज्ञान नहीं होता है, यानी वो अज्ञानी होता है। तो इस प्रकार ये अपूर्ण प्रतियोगिता का यानी परिभाषा रहा और विशेषता रहा। इसके बाद से सीधा हम आपको ले चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे। और देखिए, आप पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर भी जान गए होंगे दोनों का। जैसे मान लीजिए अंतर पूछ रहा है तो पूर्ण प्रतियोगिता का परिभाषा लिख दीजिए, उसका परिभाषा लिख दीजिए। फिर से डिफरेंस पूछ रहा है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है अपूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादकों की संख्या है, यानी ऑप्शन ए असीमित होती है, ऑप्शन बी सीमित रहती है, ऑप्शन सी कम होती है, ऑप्शन डी अधिक होती है। इन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इन इम्परफेक्ट कंपटीशन इज, ऑप्शन ए अनलिमिटेड, ऑप्शन बी लिमिटेड, ऑप्शन सी लेस, ऑप्शन डी मोर। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो अभी बताए हैं। यानी उसमें अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रतियोगियों की संख्या क्या होती है, कम होती है, यानी लेस होती है, यानी लिमिटेड। यानी आपका ऑप्शन क्या है, यानी बी ऑप्शन सही है, यानी सीमित रहती है। क्या रहती है, यानी सीमित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अनेक फर्में अस्थापन वस्तु बेचती हैं तो उसे कहते हैं। तो देखिए, अभी बताए हैं इसमें वस्तु विभेद पाया जाता है, यानी अनेक फर्में अस्थापन यानी एक वस्तु के स्थान पर दूसरा वस्तु भी बेच सकती है, तो उसे हम कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो एकाधिकार तो बोलेंगे नहीं क्योंकि इसमें सेम वस्तु बेचा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता भी नहीं बेचेंगे क्योंकि इसमें भी सेम वस्तु बेचा जाता है। एकाधिकार प्रतियोगिता भी नहीं होगा। इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता डी ऑप्शन सही होगा। यानी व्हेन मेनी फर्म्स प्रोड्यूस्ड गुड्स विच डू नॉट हैव सब्स्टिट्यूट्स इन इट इज कॉल्ड। इट इज कॉल्ड यानी क्या, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी आपका ऑप्शन क्या है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पाद पृथक्करण के मांग वक्र। तो अभी बताए हैं मांग वक्र क्या होता है। ऑप्शन ए अधिक लचीला हो सकता है,
ऑप्शन बी कम लचीला हो सकता है, ऑप्शन डी दाहिना ओर खिसक सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए सही होगा, यानी अधिक लचीला हो सकता है, लचीलापन होता है, यानी मोर इलास्टिसिटी क्या होता है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पाद पृथक्करण के कारण मांग वक्र उसका क्या होता है, तो इलास्टिसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बाजार के किस रूप में उत्पादन पृथक होता है तथा विक्रय लागत व्यय की जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए है पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन बी है एकाधिकार, ऑप्शन सी है एकाधिकार प्रतियोगिता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी सी सही होगा, यानी एकाधिकार प्रतियोगिता में यानी बाजार के किस रूप में उत्पादन पृथक्करण होता है और लागतें कम होती हैं, तो एकाधिकार में यानी मोनोपोली में। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर आते हैं आपके हम व्यापार चक्र। देखिए दोस्तों, यानी पूरा न्यू सिलेबस के अनुसार आपको बता रहे हैं, न्यू सिलेबस के अनुसार यानी व्यापार चक्र यानी समाहित किया गया है बिजनेस इकोनॉमिक्स में कि व्यापार चक्र। देखिए व्यापार चक्र होता क्या है, तो व्यापार चक्र से ऐसे चक्र से है जिसमें यानी इसका कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन व्यापार चक्र को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा, जैसे मान लीजिए उतार चढ़ाव। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जन्म लेता है, फिर से उसका शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, उसके बाद से यानी प्रौढ़ावस्था, उसके बाद से मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ठीक उसी प्रकार एक उत्पाद आता है और वह उत्पाद क्या होता है, तो उतार चढ़ाव से यानी उत्पादन करता है, आय कमाता है, रोजगार देता है, कीमतों में यानी उतार चढ़ाव लाता है, उच्चावचन करता है। इस प्रक्रिया को ही दोस्तों बोलते हैं यानी व्यापार चक्र। क्या बोलते हैं, व्यापार चक्र। यानी व्यापार चक्र की विशेषता यह है कि ये सामयिकता होता है। क्या होता है, सामयिकता होता है, यानी समय के आधार पर ये क्या चेंज होता रहता है। दूसरा है कि इसका दूसरा विशेषता यह है कि कृषि के अतिरिक्त शेष उत्पादन पर भी कीमत एक ही स्थान में यानी गतिमान करते हैं। क्या करते हैं, गतिमान करते हैं। और उपभोक्ता वस्तु तथा अन्य वस्तुओं की अपेक्षा यह उतार चढ़ाव भी करता है। क्या करता है, उतार चढ़ाव भी करता है। तो उतार चढ़ाव जहाँ भी आएगा दोस्तों वो आपका व्यापार चक्र होगा। क्या होगा, तो व्यापार चक्र होता है। तो इसमें देखिए व्यापार चक्र, तो व्यापार चक्र की जैसे मान लीजिए आपको फिगर द्वारा हम बता रहे हैं कि व्यापार चक्र होता क्या है। तो व्यापार चक्र में जैसे मान लीजिए आपका O है, ये आपका X है, उसके बाद से जैसे मान लीजिए इस पर एक रेखा थोड़ा सा ऊपर हो गया है यानी Y हो गया, यानी OX और OY। अब इसमें जैसे मान लीजिए आपका ऊपर उत्थान हुआ, फिर से नीचे से पतन हुआ, फिर से ऊपर यानी आया। तो इसमें यानी देखिए यानी सबसे पहले ऊपर यानी तेज़ी से गया, यानी तेज़ी से गया, फिर से यानी साम्य की स्थिति यानी संतुलन की स्थिति में यहाँ पर आया, यानी साम्य की स्थिति में यहाँ पर आया। उसके बाद से धीरे धीरे उसमें अवरोध होते गए, यानी वो गिरता हुआ नीचे ढाल की ओर यानी अवरोध उसमें आए। फिर से नीचे गिरता हुआ यानी अवसाद हुआ, उसमें डिक्रीजिंग यानी डिप्रेशन हुआ, अवसाद हुआ यानी डिप्रेशन हुआ। और उसके बाद से निम्न बिंदु पर आ गया, सीधे नीचे आ गया। फिर से धीरे धीरे इसका उत्थान हुआ, यानी पुनरुत्थान जिसको बोलते हैं, पुनरुत्थान हुआ यानी लोअर टर्निंग पॉइंट। और उसके बाद से फिर से यहाँ पर यानी साम्य के बिंदु में आया। तो इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर गया, फिर से नीचे धीरे धीरे यह प्रक्रिया क्या चलती रही। तो इसी को बोलते हैं हम दोस्तों यानी व्यापार चक्र। क्या बोलते हैं, व्यापार चक्र बोलते हैं। तो इस प्रकार इसमें कई विद्वानों ने अपना अपना यानी परिभाषा दिया है, जिसमें शुम्पीटर, हार्ट्रे इन्होंने यानी व्यापार चक्र को परिभाषित किया है। सैमुअल्सन हैं, यानी विभिन्न मॉडल दिए हैं, और हिग्स हैं। अब देखिए इनके मॉडल को हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, इसमें यानी MCQ क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं क्योंकि समय का अभाव है। देखिए इसमें क्वेश्चन है, व्यापार चक्रों को विशुद्ध मौद्रिक घटना की संज्ञा दी है। तो किसने दिया है, तो ऑप्शन ए हेयक ने, ऑप्शन बी हार्ट्रे ने, ऑप्शन सी शुम्पीटर ने, ऑप्शन डी सैमुअल्सन ने। तो व्यापार चक्रों को विशुद्ध मौद्रिक घटना की संज्ञा दी है, किसने दी है, हार्ट्रे ने दी है। किसने दी है, हार्ट्रे ने दी है। यानी जब भी मौद्रिक घटना हुआ, मौद्रिक घटना किसका होगा, यानी हार्ट्रे का होगा। ट्रिक द्वारा याद करिए, यानी मौद्रिक घटना यानी टॉ इसमें भी है और टॉ इसमें भी, यानी हार्ट्रे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार चक्र के अधिविनियोग
सिद्धांत के प्रतिपादक है? ऑप्शन ए हार्ट्रे, ऑप्शन बी हिग्स, ऑप्शन सी शुम्पीटर, ऑप्शन डी हेयक। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो व्यापार चक्र के अधिक विनियोग सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो कौन है? हेयक हैं। कौन है? हेयक, यानी विनियोग। तो विनियोग कौन करेंगे? तो हेयक करेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यानी हेयक। यानी ट्रिक याद करेंगे, विनियोग कौन करेगा? तो हेयक करेंगे, यानी हेयक करेंगे, इसलिए ऑप्शन हेयक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार चक्र के 9 परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए सैमुअल्सन, ऑप्शन बी शुम्पीटर, ऑप्शन सी हार्ट्रे, ऑप्शन डी यानी हेयक। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन है शुम्पीटर। तो शुम्पीटर क्या करेंगे? शुम्पीटर 9 परिवर्तन सिद्धांत यानी नया सिद्धांत बनाएंगे, यानी शुम्पीटर, इसलिए ऑप्शन क्या है? बी सही है। यानी शुम्पीटर यानी क्या करेंगे? यानी इनोवेशन करेंगे। क्या करेंगे? इनोवेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार चक्र के गुणक एवं त्वरक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए हार्ट्रे, ऑप्शन बी हेयक, ऑप्शन सी सैमुअल्सन, ऑप्शन डी हिग्स। यानी दी एक्सपोनेंट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज हार्ट्रे, हेयक, सैमुअल्सन, हिग्स। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी व्यापार चक्र के गुणक त्वरक सिद्धांत। तो जब गुणक होगा तो गुणक के लिए कौन आएंगे? तो सैमुअल्सन आएंगे। यानी सैमुअल्सन क्या करेंगे? गुणा करेंगे, इसलिए ट्रिक द्वारा याद रखेंगे, यानी सैमुअल्सन। देखिए इनोवेशन कौन करेंगे? तो इनोवेशन यानी शुम्पीटर यानी नवाचार कौन करेंगे? तो शुम्पीटर करेंगे। गुणा कौन करेगा? तो सैमुअल्सन करेंगे। उसके बाद से जैसे मान लीजिए इसमें यानी इनोवेशन कौन करेंगे? तो इनोवेशन आपका यानी शुम्पीटर करेंगे। इनोवेशन यानी नवाचार शुम्पीटर करेंगे। फिर से आपका अधिविनियोग यानी विनियोग कौन करेंगे? तो हेयक विनियोग करेंगे। उसके बाद से यानी व्यापार चक्र विशुद्ध मौद्रिक घटना, तो मौद्रिक घटना यानी कौन देंगे? तो आपके यानी विशुद्ध मौद्रिक घटना कौन देंगे? तो हार्ट्रे देंगे। कौन देंगे? यानी हार्ट्रे यानी टॉ यानी घटना टॉ। इस प्रकार ये आप ट्रिक द्वारा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के प्रतिपादक। तो देखिए वही सेम क्वेश्चन है, यानी व्यापार के जब नवाचार पूछेगा तो आपका शुम्पीटर, जब आधुनिक पूछेगा तो हिग्स। क्या लगाएंगे? तो हिग्स, यानी हिग्स यानी भिक्स से याद रखेंगे, यानी भिक्स यानी खाएंगे तो यानी आपके अंदर क्या आधुनिकता आएगा, यानी हिग्स याद रखेंगे, यानी आधुनिक। देखिए दोस्तों आपको यानी याद रखने के लिए सब बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वितरण। देखिए वितरण का सीमांत यानी वितरण का सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है। तो वितरण यानी कि सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। तो वितरण की सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत ऑप्शन ए यह स्पष्ट करता है कि व्यावसायिक फर्म किसी उत्पादन साधन की उसकी उत्पादकता के कारण नियोजित करती है। ऑप्शन बी एक सामान्य सिद्धांत है और इसके माध्यम से सभी साधनों के पारिश्रमिक की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन सी यह स्पष्ट करता है कि उत्पत्ति के साधनों की कीमत निर्धारण का आधार सीमांत उत्पादकता है। ऑप्शन डी यानी सभी। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। यानी वितरण सीमांत यानी उत्पादकता यानी यह स्पष्ट करता है कि व्यावसायिक फर्में किसी उत्पादन साधन की उसकी उत्पादकता के कारण नियोजित करती है, ये भी सही है। एक समान सिद्धांत है, इसके माध्यम से सभी साधनों के पारिश्रमिक की व्याख्या की जाती है, ये भी सही है। यह स्पष्ट करते हैं कि उत्पत्ति के साधनों की कीमत निर्धारण का आधार सीमांत उत्पादकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसी भी साधन के पारिश्रमिक को उसके ऑप्शन ए यानी द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत से जोड़ देता है। बी कुल उत्पादन में किए अंशदान से जोड़ देता है। ऑप्शन सी यानी द्वारा उत्पादित वस्तु के कुल उत्पादन से संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन डी औसत उत्पादन से जोड़ देता है। इसमें आपका ऑप्शन यानी बी सही होगा। यानी सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसी भी साधन के पारिश्रमिक को उसके यानी क्या करता है तो कुल उत्पादन में किए गए अंशदान से जोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के निम्न में से कौन सी मान्यता सही है जिस पर यह सिद्धांत आधारित है। तो ऑप्शन ए पूर्ण रोजगार की स्थिति। ऑप्शन ए पूर्ण रोजगार की स्थिति।
ऑप्शन बी देखिए पूर्ण रोजगार की स्थिति, ये भी ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन यानी प्रत्येक साधन की सभी इकाइयों का समरूप होना, ये भी सही है। साधन बाजार तथा वस्तु बाजार दोनों में प्रतियोगिता का होना, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान हो तो फर्म की साम्य की स्थिति होगी। यानी फर्म का संतुलन यानी किस पर बनेगा, तो फर्म का संतुलन किस पर बनेगा। ऑप्शन ए MRP इक्वल टू MFC, ऑप्शन बी AFC इक्वल टू MFC, ऑप्शन सी MFC इक्वल टू MRP इक्वल टू AFC, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यानी एक फर्म जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत चल रही है 10 श्रमिक को उत्पादन कार्य में लगाती है तथा वे वस्तु की 50 इकाइयाँ उत्पादन करते हैं और फर्म 10 रुपया प्रति इकाई की दर से वस्तु बेचती है, ऐसी दशा में कुल आय 600 रुपया होगी। अब मान लीजिए कि श्रमिकों की संख्या में 1 की वृद्धि कर दी जाए और फलस्वरूप कुल उपज बढ़कर 54 इकाइयाँ हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में यानी क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन इसमें बी आपका सही है, यानी सीमांत उपज यानी इक्वल टू यानी 54 माइनस यानी 50 इक्वल टू 4 इकाई उपज गुणे यानी 10 यानी 40, यानी आपका बी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम मजदूरी पर। देखिए मजदूरी, तो मजदूरी पर क्वेश्चन है, वास्तविक मजदूरी यानी प्रभाव डालता है। तो वास्तविक मजदूरी यानी प्रभाव क्या डालता है, तो देखिए दोस्तों यानी मजदूरी होता क्या है। तो मजदूरी शब्द का प्रयोग यानी संक्षिप्त अर्थ में भी किया जाता है, व्यापक अर्थ में भी किया जाता है। तो इसमें मजदूरी यानी मुद्रा के रूप में वह भुगतान है जो एक समझौते के अनुसार यानी एक स्वामी द्वारा अपने यानी समझौते के अनुसार एक स्वामी द्वारा अपने यानी कर्मचारी को यानी क्या किया जाता है, तो पेड किया जाता है। यानी कार्य करने के बदले यानी जो कुछ यानी भुगतान किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो मजदूरी बोलते हैं। और देखिए यानी मजदूरी यानी श्रम के लिए सेवा के लिए दी गई कीमतें ही क्या कहलाती हैं, मजदूरी कहलाती हैं। यानी श्रम का वेतन ही क्या कहलाता है, तो मजदूरी कहलाता है। इस प्रकार यानी मजदूरी, वास्तविक मजदूरी इक्वल टू होता है नगद मजदूरी प्लस अन्य सुविधाएं। इससे वास्तविक मजदूरी के लिए एक और सूत्र होता है मौद्रिक मजदूरी अपान यानी समान कीमत स्तर। देखिए मजदूरी की यानी कई सिद्धांत हैं, जिसमें यानी सिद्धांत को दिया गया है, जिसमें जीवन निर्वाह का सिद्धांत, फिर से दिया गया है जीवन स्तर की मजदूरी का सिद्धांत, मजदूरी कोष का सिद्धांत, फिर से मजदूरी दर इक्वल टू होता है मजदूरी कोष अपान श्रमिकों की पूर्ति। अब इसमें देखिए हम आपको सीधे डायरेक्ट ले चलते हैं यानी MCQ क्वेश्चन पर। तो ऑप्शन है दिया है यानी वास्तविक मजदूरी पर प्रभाव पड़ता है, यानी ऑप्शन ए काम की प्रकृति का, ऑप्शन बी श्रम की मांग और पूर्ति का, ऑप्शन सी रुपए की यानी क्रय शक्ति का, ऑप्शन डी श्रमिक संगठन का। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो वास्तविक मजदूरी का प्रभाव पड़ता है यानी रुपए की क्रय शक्ति का, यानी ऑप्शन सी सही है, यानी परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला तत्व है। तो ऑप्शन ए श्रमिक का जीवन स्तर, ऑप्शन बी श्रमिक का सीमांत उत्पादकता, ऑप्शन सी श्रमिक की सामाजिक प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी यानी श्रमिक की मांग व पूर्ति। तो इसमें यानी मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला तत्व है, तो कौन सा तत्व है, तो ऑप्शन बी आपका सही है, यानी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता, यानी बी ऑप्शन सही है, यानी मार्जिनल अपर प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद मजदूरी पूर्ववत रहे हुए मूल्य वृद्धि होने से असल मजदूरी, तो असल मजदूरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी शून्य होगा, ऑप्शन सी यथावत रहेगा, ऑप्शन डी घटेगा। तो ऑप्शन डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। नगद मजदूरी पूर्ववत रहते हुए यानी मूल्य वृद्धि होने से असल मजदूरी क्या होगा, यानी घटेगा, यानी डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रम संघ की मजदूरी में ऑप्शन ए यानी वृद्धि कर सकता है, ऑप्शन बी नहीं कर सकता है, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
तो इसमें आपका ऑप्शन यानी ए सही है, यानी वृद्धि कर सकता है, यानी इंक्रीजिंग वेजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सौदेबाजी एक संघ और एक सेवा योजक के मध्य होती है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए एक संयंत्र सौदाबाजी, ऑप्शन बी बहुसंयंत्र सौदाबाजी, ऑप्शन सी बहुसेवक सौदाबाजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए सही है, यानी एक संयंत्र सौदाबाजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक की मांग कहलाती है। तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष मांग, ऑप्शन बी पूरक मांग, ऑप्शन सी आय मांग, ऑप्शन डी व्युत्पन्न मांग। तो इसमें यानी आपका यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो श्रमिक की मांग कहलाती है, तो कौन सा मांग, तो व्युत्पन्न मांग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक की पूर्ति वक्र के पीछे की ओर मुड़ने का यह अभिप्राय है कि ऊंची मजदूरी दर पर श्रमिक यानी ऑप्शन ए अधिक काम करते हैं, ऑप्शन बी कम काम करते हैं, ऑप्शन सी कम समय काम के लिए तैयार होते हैं, ऑप्शन डी अधिक समय काम के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो क्वेश्चन कह रहा है श्रमिक की पूर्ति वक्र की पीछे की ओर मुड़ने का अभिप्राय है कि ऊंची मजदूरी दर यानी कौन सा है, तो कम समय काम करने के लिए तैयार होते हैं। ऑप्शन सी सही है, यानी स्पेंड लेस टाइम रेडी टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्या होता है, तो MW इक्वल टू AW, फिर से B इक्वल टू यानी B MW ग्रेटर देन AW, C MW लेस देन AW, D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो MW इक्वल टू AW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रतियोगिता में साम्य की दशा में होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में साम्य की दशा में होता है। ऑप्शन ए AW लेस देन MRP, ऑप्शन बी AW इक्वल टू MRP, ऑप्शन सी AW ग्रेटर देन MRP, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी ए ऑप्शन सही है, यानी AW लेस देन MRP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू श्रम का वक्र बताता है। ऑप्शन ए मजदूरी की दर में परिवर्तन का श्रम की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन बी मजदूरी की दर घटने पर श्रम की मांग बढ़ती है, ऑप्शन सी मजदूरी की दर बढ़ने पर श्रम की मांग बढ़ जाती है, ऑप्शन डी मजदूरी की दर और श्रम की मांग एक ही दिशा में चलते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो क्वेश्चन है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू श्रम का वक्र बताता है कि, यानी क्या बताता है, तो आपका ऑप्शन यानी बी सही है, मजदूरी की दर घटने पर श्रम की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये आपका मजदूरी से संबंधित क्वेश्चन रहा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब, आपके माता पिता को नमस्कार।